If India can still hope, it is because there are men like Prakash Singh in the Indian police. Prakash Singh is one of the most brilliant professionals that Indian police has ever produced. Ajit Doval, National Security Advisor. Prakash Singh is an icon. He has done so much for the country. Dr. Manmohan Singh. आप नक्सल मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग सर्विस। नक्सलों के विरुद्ध जब पहला अभियान चला था ऑपरेशन स्टीपल चेज 1971 में, उस समय मैं आईबी में था और ऑपरेशन स्टीपल चेज की रूपरेखा बनाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा सब आई वांट योर परमिशन टू पुश देम इनटू पाकिस्तान। तो उनका बट आई कांट गिव यू दिस परमिशन, दिस विल बी इलीगल। मैंने कहा सब लॉ तो मैं भी जानता हूँ, उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क। ठीक है सर, जो रिस्क होगी मैं लूँगा। तो हमने कहा आधी रात को इनको ठेल दो, वहाँ कोई सीमा वहाँ तो फेंसिंग तो है नहीं। 3 साल तक हम इनको ठेलते रहे और हमने कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रखा, किसी को रिपोर्ट नहीं भेजी कि हमने इतने ठेला। हमारे पास भी कोई गिनती नहीं है, पर मैं अंदाज से कहता हूँ 25,000 से कम आदमी हमने नहीं भेजे होंगे। भेजा नेपाल बॉर्डर पे सिस्टमैटिकली लोगों को बसाया गया। हाँ, ये गोडबोले की रिपोर्ट में है। कोटबले की रिपोर्ट में मस्जिद बन रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, संख्या दी हुई है। मतलब एक पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि बहुत से मस्जिद ऐसी बने जिसमें तहखाने हैं। तहखाने और अंडरग्राउंड बेसमेंट किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के नीचे बना रखा है। क्यों? फॉर सम इमरजेंसी। हाँ कि भाई लड़ने का सामान होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ वेपन्स। सर, इलीगल इमिग्रेशन ने नागालैंड, मणिपुर, असम पे इतनी बात नहीं की, बट असम के पॉलिटिक्स में, वेस्ट बंगाल में और इन जनरल अभी भारत में हर जगह मोहम्मद यूनुस के आने के बाद एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है इस चीज पे कि कितने सारे इलीगल्स भारत में रह रहे हैं। सर, इसे आप अपने एक्सपीरियंस से देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश से जो इमिग्रेशन हो रहा है ये तो काफ़ी सालों से हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण थे। देखिए, एक तो बहुत बड़ा कारण तो आर्थिक कारण था। लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश से हो गया तो ठीक है, बांग्लादेश तो एक अलग राज्य जरूर बन गया, पर उसकी आर्थिक हालत बड़ी ख़राब थी और वहाँ लोगों को जीविकापार्जन के लिए मतलब पर्याप्त साधन नहीं थे। तो लोगों ने ये सोचा कि भाई हिंदुस्तान चलो। हिंदुस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ नौकरी मिलने की गुंजाइश है और यहाँ खुशहाली भी है। तो एक मतलब इकोनॉमी यहाँ की धीरे धीरे तरक्की कर रही है। तो बहुत से माइग्रेशन जो हुआ था आर्थिक कारणों से हुआ। कुछ तो परसिक्यूशन भी जहाँ जब माइनॉरिटीज़ का हुआ है बीच बीच में, तो माइनॉरिटी हिंदूज़ भी आए, पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही वर्ग के लोग आर्थिक कारणों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते रहे। और 1971 के बाद ये उम्मीद थी कि अब कम से कम जो परसिक्यूशन वाला मामला वो अब ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर था कि इस पाकिस्तान में तो परसिक्यूशन हो रहा, पर अब बांग्लादेश लिबरेट हो गया और हम लोगों ने लिबरेशन में काफ़ी योगदान। सर, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अभी बोला जा रहा है, मतलब बांग्लादेश की तरफ से वो अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह भी चेंज कर रहे हैं कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं था, भारत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। दे वांट टू इरेज इट। देखिए, अब ये तो नैरेटिव तो आप जो चाहे बना लें, पर जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो तो अपनी जगह है। और बांग्लादेश बिना भारत की मदद के 1971 में कभी नहीं आज़ाद होता। और अगर भारतीय फौजें और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ नहीं गई होती तो बंगालियों को गाजर मूली की तरह काटते रहते। बंगाली औरतियों को लाखों की संख्या में इनका बलात्कार, मोलेस्टेशन सब कुछ हुआ है। बट ये कैसी कौम है मेरे समझ में नहीं आता। मतलब जिन लोगों ने ऑपरेशन सर्चलाइट, सर, हाँ, इतना बलात्कार किया है और इतना अत्याचार किया है, इतने लोगों को हत्याएं की हैं, और उसके बाद भी अब वो कहते हैं नहीं हमारे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। झंडा लेके उसका दिखा रहे हैं अभी। तो मतलब इसको एक शेक्सपियर की एक लाइन है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन। मैं कहूँगा इनग्रेटिट्यूड दाई नेम इज़ बांग्लादेश। मतलब इतना एहसान फरामोश होना कि जिस देश ने आपके लिए खून बहाया, आपको आज़ादी दिलाई, आपको पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत के अत्याचार से मुक्त किया, वो सब किया आपके लिए, और आप उसी देश के ख़िलाफ़ आज हो रहे हैं। तो अब ये जैसा भी है, मतलब खैर, अब माइग्रेशन पे आ जाए। माइग्रेशन देखिए होता रहा है और मैंने कहा ना आर्थिक कारणों से बहुत माइग्रेशन हुआ। और बीच में बांग्लादेश इंटेलेक्चुअल्स ने एक थ्योरी निकाली, लेवेंसराम एक जर्मन शब्द है। इसके माने कि जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ से कम आबादी की तरफ प्रवाह, आबादी का प्रवाह एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उनका भाई हमारी आबादी ज़्यादा है, आपकी आबादी डेंसिटी कम है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। और उन्होंने इनकरेज किया माइग्रेशन को कि आप लोग उधर जाइए।
मतलब एक उसको एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन देते हुए। और बांग्लादेश के अगर आप सेंसस फिगर्स देखें तो सेंसस फिगर्स, अब मैं जवानी अभी समय तो नहीं बता पाऊँगा कि सेंसस फिगर्स आप 1 साल के देखें और 5 साल आगे के देखें तो एकदम से आप देखते हैं कि मतलब बहुत आबादी कम हो गई। भाई आबादी नहीं कम हुई, वो सब आदमी हिंदुस्तान आ गए, लाखों की संख्या में आबादी कम हुई। तो ये सब बातें इस वजह से माइग्रेशन होता रहा। और नहीं तो हम कोई धर्मशाला हमारी तरफ से देखिए, हमारी तरफ से जो धर्म संकट हुआ, ये जब हमारी शेख हसीना सरकार से हमारे अच्छे संबंध हो गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई इस सरकार से बड़ी मुश्किल से संबंध अच्छे हुए, क्योंकि अभी तक ईस्ट पाकिस्तान जो था और जो वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र था वो सेंचुरी था फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंसर्जेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नागा वहाँ पहुँच जाए, मिज़ो विद्रोही वहाँ पहुँच जाए, कुकी पहुँच जाए, सब जो पहुँच जाए, सब लोग वहाँ पहुँचते थे और वहाँ उनको शरणस्थली मिलती थी। वहाँ वो हथियार, गोला बारूद सब लेके वापस आते थे और हिंदुस्तान में विद्रोह करते थे और हिंसात्मक घटनाएं करते थे। ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वाज द हब और जितनी इंसर्जेंसी आप नॉर्थ ईस्ट में बता। हाँ, ये सब ईस्ट पाकिस्तान वाज द सैंक्चुरी, the place training वगैरह सब कुछ, where they took shelter and got training, equipment, weapons, explosives, everything they got from East Pakistan। अच्छा, ये सब होता रहता था। अब शेख हसीना की सरकार आने के बाद ये हो कि वो ये सब चीज़ें बंद हो गई। उन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार करवा लिया, कुछ हिंदुस्तान सरकार को हैंड ओवर करा दिया। अब बड़ी मुश्किल से हमारी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज कंट्रोल में आई हैं। अब अगर हम ये समस्या उठाते हैं तो शायद हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। पर शेख हसीना के पहले भी ये समस्या होती रही, उस समय भी सरकार ने नहीं ये सवाल उठाया। और कई मौके ऐसे थे, मतलब जब फ्रेंडली सरकार नहीं थी हम ये सवाल उठा सकते थे। पर ये हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर रहा, हमारे फॉरेन सर्विस का बहुत बड़ा फेलियर रहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा फेलियर रहा कि एट दी country level, at the interstate level, we never took up this matter at the political level कि भाई आपके यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है और ये आपके लोग इसको इनकरेज करें, इसको बंद करिए। इन्होंने बंद नहीं किया, तो इस तरह से माइग्रेशन चलता रहा। और माइग्रेशन देखिए, फिर मैं वहाँ पे आपको फिर कारगिल की लड़ाई के पास ले आता हूँ। कारगिल की लड़ाई के बाद 4 टास्क फोर्स बनी थी और चारों टास्क फोर्स बड़ी महत्वपूर्ण है किसी भी समस्या को समझने के लिए। भारत सरकार ने कहा कि भाई हमें अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना है, तो उन्होंने एक तो इंटेलिजेंस के लिए एक टास्क फोर्स बनाई, एक डिफेंस के लिए बनाई और एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाई और एक बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बनाई। बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे श्री माधव गोडबोले, जो महाराष्ट्रियन थे, बाद में यूनियन होम सेक्रेटरी हो गए। बहुत ही ईमानदार आदमी थे, बड़े सत्यनिष्ठ आदमी थे, मतलब उनको कोई प्रभावित नहीं किया, बड़े ज्ञानी आदमी थे जी। तो उन्होंने और चारों रिपोर्ट में मैंने 3 तो पढ़ी हैं, देखिए चौथी तो इंटेलिजेंस की तो हाथ नहीं लगी, वो गोपनीय थी। तो बहुत अच्छी, सबसे अच्छी रिपोर्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की है जो श्री माधव गोडबोले ने लिखी है। उसमें उन्होंने बड़े साफ तौर से लिखा, और भारत सरकार, हर सरकार को, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार है, हर सरकार की उन्होंने आलोचना की है कि हर सरकार को ये मालूम था कि ये समस्या हमें बांग्लादेश से हो रही है, पहले ईस्ट पाकिस्तान से और अब बांग्लादेश से हो रही है, पर किसी सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाया। एंड ही ब्लेम्ड द कांग्रेस एंड द बीजेपी बोथ, यूपीए एंड एनडीए बोथ ही ब्लेम्ड। और उन्होंने मतलब बड़ी आँख चौंकाने वाली वो रिपोर्ट है। नेपाल बॉर्डर के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, जो आज जिसका सोल्यूशन आज योगी जी निकाल रहे हैं। योगी जी ने बिना रिपोर्ट पढ़े, बल्कि जब उन्होंने ये समस्या का समाधान, तो मैंने वो रिपोर्ट में क्या लिखा उनकी जानकारी में डाल दी। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रिपोर्ट पाने के बाद भी सो जाते हैं और कुछ लोग बिना रिपोर्ट पढ़े भी कार्रवाई कर लेते हैं। तो जिसको कार्रवाई करना होता है राष्ट्रीय हित में, वो तो योगी जी जैसे हैं वो अपना करते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेशी जो माइग्रेशन के बारे में उन्होंने लिखा कि 25,000 आदमी हर महीने भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं अवैधानिक तरीके से, मतलब इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। 25,000 हर महीने, जो हो गया 3 लाख पर ईयर हो गया। और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में, ये रिपोर्ट उन्होंने अगस्त 2000 ईस्वी में दी, 2000 ये रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार को दी अगस्त में। और उन्होंने ये लिखा कि इस समय तक हमारे देश में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो देखिए 2000 ईस्वी में उन्होंने 1.5 करोड़ की फिगर दी और आज हो गई 2025 साल बाद भी मेरा ये अनुमान है कि कम से कम 3 करोड़ या 3 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, 3, साढ़े 3, 4
करोड़ के बीच की कोई संख्या होगी। इसमें कोई सही फिगर कोई नहीं बताता है। भारत सरकार ने बताते हैं, भारत सरकार ने पार्लियामेंट पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिगर्स दी हैं। जिसको जो सूट किया उसने वो फिगर दे दी। एक बार एक मंत्री ने ज़्यादा फिगर दे दी, तुरंत उसके बाद उसको बैक ट्रैक करते हुए दूसरा स्टेटमेंट आ गया। कोई सही फिगर इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि भारत सरकार की निष्क्रियता, निकम्मापन और लापरवाही दिखाता है कि भाई इतने आदमी चले आ रहे हैं, आपने इनको रोका क्यों नहीं? आपने इनको वापस भेजने के लिए क्या किया? आपने इनको यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आ गए, इनको आपने जहाँ जिस प्रांत में पहुँच गए वहाँ पे इनको जाने दिया, जहाँ बस गए वहाँ बसने दिया, जिस तरह से नौकरी कर रहे हैं करने दिया। ये कैसी सरकारें हैं? तो हर सरकार पे लांछन लगता है। इसलिए किसी सरकार ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया, इसके तथ्यों को उजागर नहीं किया और मामले को दबाए ही रखे। अभी 2000 की बात बता रहा हूँ। फिर और आगे बढ़िए, 2001 में वो मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आई। जो चारों टास्क फोर्स की रिपोर्ट थी वो गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों रिपोर्ट पे अपनी टिप्पणी दी। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, ये हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर दृष्टि से ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हर दृष्टि से नुकसानदेह है और इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये इन्होंने 2001 में लिखा। और आगे बढ़िए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। उस जजमेंट में उन्होंने ये लिखा कि जो कुछ असम में हो रहा है, उन्होंने असम के संदर्भ में पीआईएल हुई थी, तो जो कुछ असम में हो रहा है, एनआरसी का डिबेट, ये देश के ऊपर एक तरह से एक्सटर्नल एग्रेशन है, इसे डेमोग्राफिक एग्रेशन ये हिंदुस्तान के ऊपर हो रहा है और इसके लिए भारत सरकार को इसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने भी लिखा। अब और पीछे जाइए तो जनरल सिन्हा की एक रिपोर्ट है, वो लेट 90s की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा था कि अगर ये हिसाब चलता रहा तो एक दिन वो हमारे मतलब जो बांग्लादेशी जिन क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेश कहेगा कि इसको भी हमें बांग्लादेश में दे दीजिए। तो जनरल सिन्हा की रिपोर्ट रही। खैर उसके बाद गौडबोले साहब की रिपोर्ट रही। ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पब्लिश कर रहे हैं आजकल। उसके बाद गौडबोले की रिपोर्ट आई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। अभी तो सर नोएडा, गुड़गांव, हर जगह मतलब मैंने कहा जब 3 करोड़ आदमी आखिर पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं और ये मतलब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल कश्मीर तक, अपने नॉर्थ ईस्ट तो ज़्यादा प्रभावित है। नॉर्थ ईस्ट प्रभावित है और असम और बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, पर बाकी प्रदेश सारे हिंदुस्तान भर के इससे प्रभावित है। और यही नहीं, मतलब हिंदुस्तान की कमज़ोरी कही है, हमें कमज़ोरी भी स्वीकार करना पड़ेगा। न केवल ये है, रोहिंग्या मुसलमान चले आ रहे हैं भैया, वो म्यांमार से चले बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से आके हिंदुस्तान में आ गए और हिंदुस्तान से करते करते कश्मीर तक पहुंच गए। अरे भाई, आपकी कैसी सरकार है यार, कैसे निकम्मे हो तुम। आज कम से कम हम ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंचे। बिना सरकारी मदद के या सरकारी कनाइवेंस के ये कभी नहीं जाते। आज तक किसी आदमी को दंड नहीं मिला इसमें कि अब बांग्लादेशी माइग्रेशन आपने अपनी सीमा पर क्यों नहीं रोका, किसी को दंड नहीं मिला। पॉलिटिकल वोट बैंक भी तो मिलता है ना। पॉलिटिकल वोट बैंक तो बाद में बनेगा भाई, पॉलिटिकल वोट बैंक तो दूसरी पार्टी का बन रहा है। आप फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल वोट बैंक, थिंक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बताइए, देश है अब आज अमित शाह कहते हैं कि देश है या धर्मशाला है। अरे धर्मशाला तो बन चुकी है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं, अब आप खबरें क्या निकलती हैं, 30 आदमी यहाँ पकड़ लिए गए, 20 आदमी वहाँ पकड़ लिए गए, 15 आदमी वहाँ पकड़। इससे क्या होना है? मेरा इंडियन एक्सप्रेस में अभी लेख निकला है कुछ दिनों पहले, उसमें मैंने यही लिखा है कि जो कुछ कार्रवाई हो रही है, इट इज़ अ ट्रिकल कंपेयर टू द ट्रेमेंडस वॉल्यूम ऑफ बांग्लादेशीज हु हैव माइग्रेटेड। टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो कुछ भी नहीं। टिप भी क्या है, बस जरा सा चुट्टी दिख रही है। सारा अभी तो 100, 150, 50 भाई आपने जितने अभी तक निकाले हैं उनकी संख्या शायद उतना ही रिप्लेस कर देंगे, 5000 से कम होगी। सारे हिंदुस्तान के भी अगर आप जोड़ लें 5000 से भी कम है। और अब बात हम कर रहे हैं 3 करोड़ की, क्या मतलब अभी आप 1 लाख भी नहीं हुआ। अच्छा, उधर आप पाकिस्तान का देखिए, उन्होंने कितना 1.5 मिलियन तुरंत अफगान को भेज दिया। और हमारे ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि हम तो सब जितने विदेशी सबको भेजेंगे और हवाई जहाज में बैठा सबको भेजते जा रहे हैं। और जो हवाई जहाज में नहीं बैठे उसको अपना मेक्सिको का उधर बॉर्डर। अरे सर, बांग्लादेश रोहिंग्या को भगा रहा है, वो भी 10 लाख रोहिंग्या को भगा रहा है।
तो अब सवाल ये हमारा देश में इतनी कमज़ोरी क्यों है? हम आज की तारीख में मैंने अपने मेरा हमेशा से ये कहना रहा है, मैं कम से कम 10 लेख लिख चुका हूँ। फिर बाद में मैंने कहा छोड़ दो, ये किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही, तो मैंने बंद कर दिया। पर मैं आज फिर, चूँकि आप ये समस्या फिर खड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ कि बांग्लादेशी जो आ गए हैं, जितने को आप डिपोर्ट कर सकते हैं डिपोर्ट करिए। जिनको आप नहीं डिपोर्ट कर सकते। पहले रोहिंग्या का बताइए सर। रोहिंग्या का हम क्या बताएं उनको, सिवाय इसके दे शुड बी आइडेंटिफाइड एंड पुश्ड बैक। और ये बांग्लादेश ने भी अपनी बला टालने के लिए उनको कहा भाई हिंदुस्तान तो धर्मशाला है, वहाँ पे वहाँ थोड़ा ठेल दो। तो इनको हमें तो सबको वापस भेजने के लिए जो भी अनप्लेजेंट कदम हो उठाना चाहिए। और अगर कुछ रह ही जाते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं भाई आप अगर मान लीजिए 3 करोड़ की फिगर है, आप के लिए आप कुछ मिलियन की बात करिए, आप लाख की बात मत करिए। आप 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन, 1 करोड़ तक तो अगर निकाल दीजिए, मान लीजिए 1 करोड़ निकाल दिए, जो ये कभी नहीं निकाल पाएंगे, पर मान लीजिए डिस्कशन के लिए 2 करोड़ बच जाते हैं। अब बांग्लादेश से मेरा तो ये कहना है, मैं ये कहूँगा हमें 2 काम करना चाहिए। पहली बात, अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं, पहली बात उनको इनमूवेबल प्रॉपर्टी आपको नहीं ले सकते, अचल संपत्ति उनको खरीदने न दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, इन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया है, और आधार कार्ड को ऐसे तो चिदम्बरम साहब ने कहा इट इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, बट इट इज़ ट्रीटेड ऑलमोस्ट एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। हर जगह आधार कार्ड से आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये मतलब हम तो ये कहते हैं कि आज भी इनको आइडेंटिफाई करके इनको ये कहा जाए कि तुमको मतलब ये बांग्लादेशी का या तो कार्ड रखो कि मैं बांग्लादेशी हूँ, तुमको इस देश में रहने दिया जाता है, तुम मेहनत करो, कमाओ, खाओ, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, पर तुम खबरदार से सिटीजनशिप नहीं है तुम्हारी, ज़मीन नहीं खरीदोगे, मकान नहीं खरीदोगे, अचल संपत्ति नहीं खरीदोगे, और वोट नहीं डालोगे। और अगर वोट डालोगे, ये मालूम हो गया, उसी दिन हम तुमको उठा के हवाई जहाज़ से भेज देंगे बांग्लादेश। ट्रेन से सर सस्ता पड़ेगा, कहीं भी कैसे भी तरीके से इनको भेज देंगे। तो ये कुछ कठोर कदम उठाने की बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हर जगह मिक्स हो गए भाई, मिक्स्ड हो गए हैं, पर आप अगर सचमुच अगर चाहें तो क्या पता नहीं लगा सकते? सबको पता है। अभी एक लेडी है, जर्नलिस्ट है, पूर्णिमा शर्मा, वो रोज़ फ़ोन करते हैं कि साहब बांग्लादेशी हमारे इलाके में भरे पड़े हैं, और हम पुलिस से भी कहते हैं तो भी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो पुलिस भी अब पुलिस को ठेलना पड़ेगा। नहीं, यू हैव अ टारगेट, यू हैव टू हमारा असेसमेंट ये है कि दिल्ली में मान लीजिए कोई, अब मुझे नहीं मालूम, मान लीजिए 30,000 बांग्लादेशी हैं, मान लीजिए, तो आप भैया निकालो, और कम से कम 15,000 अगर नहीं निकाले तो तुम्हारी खैरियत। असेसमेंट बना 50% कम से कम करके ढूंढ के निकालो कहाँ गए। तो इनको तो ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है, स्टेट में विल पावर की ज़रूरत है। और देखिए, सरकारी तंत्र ऐसा होता है कि इसको डंडा लगाइए तो ये सब काम कर देता है। सरकारें बहुत दिन तक ढिलमुल रहे हैं कि वह आ रहा है, आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा वोट बैंक बन जाएगा। और पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है, जिसका वोट बैंक नहीं बनेगा, उन्होंने कहा भाई हम बांग्लादेश से रिश्ते क्यों ख़राब करें। अरे भाई, रिश्ते ख़राब ना करें, आपका देश का बेड़ा गर्क कर दोगे। हमेशा लॉन्ग टर्म विजन किसी ने नहीं रखा, अपना शॉर्ट टर्म, भाई ठीक है गाड़ी चल रही, चलने तो यार, कौन इस समस्या से कौन छिड़े। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें चीफ्स ऑफ पुलिस बहुत देशों के आए थे, वहाँ मैंने बांग्लादेशी समस्या का जिक्र किया। हमारे बाद थोड़ी देर, आधे घंटे बाद बांग्लादेश का डेलीगेट जाके कहता है कि हमारा तो एक आदमी भी नहीं गया है इंडिया। और हम अगर प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ हमारे पास नहीं, क्योंकि हमने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट कभी नहीं किया, कभी हमने वो प्रेशर नहीं डाला, और आज तक कोई ऑथेंटिक फिगर भारत सरकार ने नहीं दी कि साहब इतने आदमी हैं आपके, आप लीजिए। और अल्टीमेटली एक सोल्यूशन और है, अगर भारत सरकार में हिम्मत हो, आपके इतने आदमी हमारे पास हैं, या तो आप इतने आदमी दीजिए या इतनी ज़मीन हमें दीजिए। इतने आदमियों को रहने के लिए इतनी ज़मीन साधारण तौर पे चाहिए। सिलीगुड़ी की चौड़ीकरण, तो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर का समस्या खत्म हो जाएगी, चिकन नेक नहीं रह जाएगा। आप उनका रंगपुर से आप उतनी ज़मीन लीजिए, आप इतनी ज़मीन दीजिए या इतने आदमी लीजिए, बोलिए आपको क्या। 3 करोड़ लोग हम वापस देंगे, नहीं तो रंगपुर, और नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती ले लेते हैं। बहुत हो गई, मतलब हम शराफत की, मतलब हिंदुस्तान की शराफत का ये साले बांग्लादेशी भी इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, चूचू के मरबे, किसी को कोई औकात नहीं इनकी। ये अभी आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, ये कह रहे हैं अरे हमने तो मुगलों ने हमेशा दिल्ली पे हुकूमत किया, अब हम दिल्ली पे हुकूमत करें। ये बांग्लादेश में कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल कहा जा रहा है सर कि दिल्ली पे हम हुकूमत करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियाँ तोड़ी। अरे मूर्तियाँ तोड़ी रोज। अभी तो कल ही देखा, एक दुर्गा की मूर्ति के सामने लोग खड़े हैं क्या कि इसकी शक्ल देखने से हमको हराम हो जा रहा है, हराम है हमको इसकी शक्ल देखना, और इसकी शक्ल हमें देखना पड़ता है, इसलिए इस मूर्ति को हटाओ।
फिर मैंने इस्कॉन के साथ हर जगह हर जगह, मतलब ये तो मैंने कहा इन ग्रेटिट्यूड दाई नेम इज़ बांग्लादेश, ये मैंने कहा ना शेक्सपियर की बातों को थोड़ा मोड़ते हुए। इतने एहसान फरामोश लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे कि जिनके लिए आप खून बहाइए और वो आज आपके लोगों आपके खिलाफ हो जाएं और आपकी आस्था पे चोट करें, आपके मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको निकालें और उन पे अत्याचार करें। तो सर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेती है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टांस एक्शन लेती है, तो क्या स्टेट से, सुप्रीम कोर्ट से, ह्यूमन राइट लॉबी से आएगा नहीं प्रेशर? वो नहीं, प्रेशर तो आएगा ही भाई। देखो इस देश में ये जयचंद और मानसिंह का देश है। इस देश में तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे रोहिंग्या को बचाने के लिए, कितने लोग खड़े हो जाएंगे बांग्लादेश के ह्यूमन राइट्स की बात, उनके नाम भी मैं जानता हूँ, बहुत से लोग हैं। पर हमें अपना जो काम, देखिए हमारा ये मानना है कि जो काम राष्ट्र हित में, जनहित में आवश्यक है वो सरकार को करना चाहिए, जिसको विरोध करना हो करे, और उस विरोध से हम निपटेंगे। मेरा ये एटीट्यूड रहता है, जो सही काम हो करो। अब मैंने आईजी बांग्लादेश, आईजी बीएसएफ पंजाब, अच्छा लगा सर सुन के, वैसे आईजी बीएसएफ पंजाब था उस समय। बांग्लादेशियों की समस्या मेरे सामने आई। बांग्लादेशियों में एक वर्ग है जिसे बिहारी मुसलमान कहते हैं। अच्छा, जो बंगाली है वो तो बंगाली है, जो बाकी को बिहारी मुसलमान कहते हैं। अच्छा, बिहारी मुसलमान बांग्लादेश से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। वो बांग्लादेश में अपने को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं लैंग्वेज की वजह से। तो इनकी वो तो हिंदुस्तान में कोई रुकावट तो है नहीं, वो बांग्लादेश से इंडिया में आ गया, करते करते वो पंजाब तक पहुंच गए। अच्छा, पंजाब में पहुंच गए तो जब उस समय में IGBSF पंजाब था, तो मैंने पूछा भाई इनका क्या करना है, तो उनका सब ये तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप इनको बॉर्डर पे रोकिए और इनको पंजाब पुलिस को दीजिए, और पंजाब पुलिस से कहिए कि बांग्लादेश सरकार कलकत्ता ले जाए, वहाँ से कलकत्ते की सरकार बांग्लादेश को सौंप दे। ये तरीका है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये कानूनी तरीका है तो इसको करते रहो। थोड़े दिन तो मैंने किया, कुछ महीने उन्होंने कहा ये हम बस जाना चाहते हैं। अच्छा, हम क्या करते थे, पंजाब पुलिस को देते थे। पंजाब पुलिस कहती थी हम आतंकवाद से लड़ें या बांग्लादेशियों को हम ढोते फिरें, इंसर्जेंसी चली। हाँ, तो वो उन्होंने थोड़े दिन तक तो उनको रखा, उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब ये मालूम है पंजाब में एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे, दूसरे से तीसरे में घूम रहे हैं और लंगर खा रहे हैं, और इस फिराक में है कि कैसे हम पाकिस्तान चले जाएं। मैंने कहा इसको तो हम तो सोचते हैं इनको पाकिस्तान जाने देना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि इसमें तो नीति परिवर्तन होगा। मैंने चिदम्बरम साहब से बात की, वो थे मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो मैंने कहा सब आई वांट योर परमिशन टू पुश देम इनटू पाकिस्तान। तो उनका बट आई कांट गिव यू दिस परमिशन, दिस विल बी इलीगल अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। तो मैंने कहा सब लॉ तो मैं भी जानता हूँ, आप ऐसा है कि मैं इनको धक्का देता रहूँगा, आप यू जस्ट टर्न द नेल्सन साइड, आप इसकी नोटिस मत लीजिए, हम अब ये काम करते रहेंगे। तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क। ठीक है साहब, जो रिस्क होगी मैं लूँगा। बात ख़त्म हो गई, मैं चला आया वापस। मैंने सारे कमांडर्स को बुलाया, देखो ये सारे बांग्लादेशी सारे पंजाब में घूम रहे हैं, ये तुम्हारे बटालियन के क्षेत्र में जैसे आए इनको पकड़ लो और अपने बटालियन हेडक्वार्टर पे रखो इनको, या बटालियन जहाँ भी है उसके टुकड़ी जहाँ भी हो वहाँ रखो, आदर सत्कार से रखो, आदर सत्कार से रखो, खाना खिलाओ। अंधेरी रात में, अभी फेंसिंग नहीं हुई थी। अच्छा, बांग्लादेश, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो थी, अगर पंजाब का एक सिपाही है तो हमारे 4 सिपाही थे, हमारा डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हैवी था। तो हमने कहा आधी रात को इनको ठेल दो, वहाँ कोई सीमा हुआ तो फेंसिंग तो है नहीं। 3 साल तक हम इनको ठेलते रहे और हमने कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं लिखा, किसी को रिपोर्ट नहीं भेजी कि हमने इतने ठेला। हमारे पास भी कोई गिनती नहीं है, पर मैं अंदाज से कहता हूँ 25,000 से कम आदमी हमने नहीं भेजे होंगे, और भेजा मैंने। अभी ऑपरेशन चल रहा था तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर के पास एक बार गया कि सर मैं भेज तो रहा हूँ, पर मुझे आप ट्रेन में भर भर के भेजिए आदमी, अभी बहुत कम है, अभी और भेजना चाहिए। मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का ट्रेन में भर भर के भेजिए, तो उनका हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। और उनका आप DIB से बात करिए। मैंने DIB से बात की कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात की, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको करो तुम। अच्छा, पर वो हाँ तो कर दिया, ट्रेन में भर के किसी ने नहीं भेजा। वो तो पंजाब में जो हमको मिलते रहे उनको हम पार टकाते रहे, कम से कम 25,000 तो हमने जरूर भेज दिए होंगे इस तरह बिहारी मुसलमान। मैं अपना जो वर्किंग फिलॉसफी है, जो राष्ट्रहित में है, जो जनहित में है, वो हम करेंगे। या थोड़ा सा कानून को ट्विक भी करना हो तो उसको करेंगे। इसको मैंने कानून को ट्विक करते मैंने करता रहा। अब ये 25-30 करते, मैं 25,000 की बात करता हूँ।
तो अगर आदमी में देखिए, तो ये सिर्फ पंजाब में हुआ? मैं खाली पंजाब से हुआ। मैं IGBSF पंजाब था, मैं पंजाब से मैं पार करता रहा। पंजाब का उस समय मतलब उनको जाना भी तो वही था, वो तो जाना चाहते थे। तो हमारी और पाकिस्तानी रेंजर से हमेशा मुलाकात होती रहती थी बीच बीच में। उनके डायरेक्टर जनरल, तो एक बार जो मुलाकात हुई तो उसमें डायरेक्टर जनरल बड़े उबाल खाए कि साहब व्हाट इज़ दिस यू आर डूइंग, यू आर पुशिंग मैन अक्रॉस द बॉर्डर, आई मीन दिस इज़ नॉट डन, व्हाई आर यू डूइंग इट। मैंने कहा लुक जनरल, वी आर सेंडिंग यू हाफ स्टार्व्ड, हाफ क्लोथ, famished, I mean lean and thin Bangladeshis, and you are sending us well-fed, well-trained, well-equipped terrorists. वो क्या जितने सिख जा रहे थे पंजाब से पाकिस्तान जाके वहाँ से ट्रेनिंग लेकर गोला बारूद, मैंने कहा आप तो साले मुस्टंडे हमें भेज रहे हो और हम तो आपके पास भूखे नंगे बंगाली भेज रहे हैं, तो आप अपना ये बंद करो, हम ये बंद कर देते हैं। सीधे यही कहा मैंने उनसे। उसके बाद इसका कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो गए। नहीं, बट सर ये जो अप्रोच था, ये अप्रोच पैन इंडिया लगता है, तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में ये एक्चुअली हो पाएगा? देखिए अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है जो ये सर, देखिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पर स्टेट गवर्नमेंट इस समय एकदम ऐसी है जो प्रो मुस्लिम है, प्रो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है, इसलिए वो कुछ नहीं करेंगे इस समय। तो सरकार मतलब ऐसी राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों की रिपोर्टें आती हैं बांग्लादेश से, अरे मतलब वेस्ट बंगाल से, कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या हो गया। और ये मतलब ये बात फिर एक तरह से पुलिस रिफॉर्म से कनेक्टेड है। कैसे? पुलिस की हिम्मत नहीं है कि सरकार के गलत काम को ना करे। अगर पुलिस में ये हिम्मत होती, ये स्वतंत्रता होती कि वो सही काम करे, तो बांग्लादेश की सरकार से कहती ठेंगा ये कानून में है, ये संविधान में, हम यही काम करेंगे और इन बांग्लादेशियों को हम निकाल के फेंकेंगे। और न केवल फेंकेंगे, मतलब जो अत्याचार हो रहा है, मतलब हिंदूज पे अत्याचार बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर, मतलब प्रेशर नहीं देते, कुछ नहीं करती। और पुलिस दूसरी तरफ मुँह देखती है। CPI जो पार्टी कार्डर्स हैं, CPM ने इतना खराब माहौल करे, पहले जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी, CPM कार्डर्स वर कंट्रोलिंग द पुलिस। अब वो तृणमूल ने वही धंधा अपना लिया, ये थोड़ा बताइए ना, क्या मॉडल होता है? मॉडल कार्डर वाला, मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया था। नहीं, CPM कार्डर्स जो है सरकार के, मतलब सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता जिला स्तर पे हैं, वो लोकल पुलिस को वो आदेश देते रहते हैं और लोकल पुलिस उनकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं कर सकती। एक बार एक सीनियर अफसर ने मुझसे बंगाल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अफसर था, उसने कलकत्ते के मतलब बंगाल के हालात का बयान करते हुए कहा कि अगर इलाके में हत्या हो जाए और CPM कार्डर का कोई आदमी पहुंच जाए कि रिपोर्ट मत लिखो, तो हत्या का रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। मतलब चोरी चकारी तो छोड़ दो, छोटे मोटे अपराध हैं, हत्या का अपराध भी अगर वो CPM कार्डर कह देगा या तृणमूल कांग्रेस कार्डर कह देगा तो नहीं लिखा जाएगा। अरे क्योंकि वो हत्या उन्हीं लोगों ने करवाई है। तो पार्टी तो यहीं की है, पॉलिटिशियंस भी यहीं के हैं। अगर यही कहते हैं, यही आप पुलिस रिफॉर्म जिसकी बात मैं करता हूँ, अगर वो हुई, ये सही माने में हो जाए, तो ये सब बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या चाहे CPM हो, पुलिस कहेगी कि नहीं ये काम गलत है, हम तो इसने हत्या की, हम इसकी रिपोर्ट हम दर्ज करेंगे और इसको हम चार्जशीट करेंगे। तो आप समझे ना, मतलब पुलिस रिफॉर्म न होने से भी क्या मतलब मतलब पुलिस में बेसिकली इंडिपेंडेंटली एक्ट करने का कैपेसिटी नहीं है। और वो देखिए, इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की वही कैपेसिटी है जहाँ कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन नहीं है, जहाँ उसका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। अच्छा, तो वहाँ तो गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले, ठेले वाले के साथ, इसके साथ तो कर लेंगे। पर जिस आदमी के साथ मालूम, हाँ, जिस आदमी अब अभी देखा ना आपने, ट्रेन में किसी BJP वाले ने किसी को ठोक दिया, तो उसके बारे में सोशल मीडिया में हल्ला मचा, पर वो BJP कार्यकर्ता भी बचा हुआ है। ब्रिजभूषण सिंह है, वो देखिए औरतों के साथ सब कुछ दुर्व्यवहार करके वो भी अपना ताल ठोक के अभी बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं भाई? ये लोग नहीं बचे रहने चाहिए। तो पुलिस रिफॉर्म एक पार्ट हो गया। नहीं, खैर आप बांग्लादेश का समस्या पहले खत्म कर लिए, पुलिस रिफॉर्म एक अलग विषय है, वो तो बहुत समय ले लेगा। पुलिस रिफॉर्म एक इशू हो गया, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि एट अ सर्टेन लेवल ये एक पॉलिटिकल वोट बैंक का इशू हो जाता है कि मेरे को कल वो इलेक्शन जिताएंगे। तो ये जब सारी पॉलिटिकल पार्टी और ये सारे पॉलिटिकल लीडर जब भारत के हैं, ये बंगाल के हों या असम के हों, तो फिर इनको ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्यों नहीं? मतलब भाई ये तो अपना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट देखते हैं। सर, बट बांग्लादेशी आ गया, इसको अपना इसको राशन कार्ड बनवा दो, इसको आधार कार्ड बनवा दो, इसको इलेक्शन कार्ड बनवा दो, ये हमको वोट देगा। ये सौदा हो जाता है, तो उतने वोट उनके बढ़ गए।
उतने वोट उनके बढ़ गए। उनको इस बात से मतलब नहीं कि इतने आदमी विदेशी आपने भारत में घुसा लिए, ये हमारे ऊपर आर्थिक बोझ है, हमारे ऊपर हमारा सामाजिक ताना बाना इससे बिगड़ता है, और इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ये वो सोच वो तो बस ऐसा हमारी कुर्सी सुरक्षित हो गई। ये नेताओं का दोगलापन है। अब मैं एक बार गया, अंडमान गया, तो वहाँ बताया, बहुत पुरानी बात है, मैं समझता हूँ 20 साल पुरानी बात होगी। वहाँ किसी ने बताया कि साहब यहाँ बहुत बांग्लादेशी आ गए। मैंने कहा यहाँ कैसे आ गए? उनका साहब जो MP साहब हैं, उनकी बीवी मुस्लिम है, वो बीबी के दबाव में वो बोट लोड्स ऑफ बांग्लादेशीज हैव कम टू इन अंडमान। अब क्या कहें हम, ये हमारे MP साहब करवा रहे हैं। ये सुन के एट अ सर्टेन लेवल कितना अजीब घृणा होती है। मुझे तो इस जो पॉलिटिकल जो कम्प्लेक्शन है पार्लियामेंट का आज की तारीख में, कितने 46% या 45% आपराधिक पृष्ठभूमि के, मैं कहता हूँ आप सारी समस्याओं को छोड़ दीजिए, पहले ये 45% को यहाँ से निकालिए, वरना इस देश का कोई भला नहीं होगा। ये आदमी आपराधिक पृष्ठभूमि के, इनको देश की समृद्धि से, देश की प्रगति से केवल एक नोशनल अटैचमेंट है, वो दिखाने के लिए कि हाँ हम देश की समृद्धि और देश की प्रगति चाहते हैं और देश को सशक्त बनाना चाहते हैं। ये कुछ नहीं चाहते हैं, ये खाली अपनी जेब भरना चाहते हैं, अपना व्याभिचार करना चाहते हैं, अपनी जाति के लोगों का फ़ायदा करना चाहते हैं, बस इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। दीज पीपल मस्ट बी क्लीन्ड आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट। पर वो ये काम ना सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन करने को तैयार है, ना पार्लियामेंट करने को तैयार है। और पार्लियामेंट इसलिए नहीं कर सकती कि भैया 43% तो हैं, ये तुम्हारा सिर खा जाएंगे भैया। अब जब ये तो उसी तरीके से अगर बांग्लादेशी 20% हो गए, 10% हो गए, सिर्फ बांग्लादेशी में कह रहा हूँ, जब उनका एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन हो जाता है किसी स्टेट में, तो फिर तो दे कैन एब्सोल्युटली डिक्टेट टर्म्स टू द सीएम। भाई अब लेटेस्ट फिगर तो मुझे नहीं मालूम, पर बड़ी पुरानी फिगर मेरे पास थी कि मतलब बंगाल की असेंबली में इतनी सीट्स, तो their fate will be decided by the Bangladeshis. And nothing can be done about it. Nothing can be done about it because your state government is favoring them, and the central government doesn't have the guts to take the bull by the horns. And what is the ideal scenario in this complex? मतलब because at some point of time it can become a federal issue also. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है, तो क्या एक्शन ले सकती है? Let's say there is no support from the local government. देखिए एक्शन तो यही कि अगर आप मतलब कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए वहाँ सेंट्रल रूल हो जाता है, फिर अपार्ट फ्रॉम मतलब और चीज़ें करने के अलावा अब बांग्लादेशीज को एक को बिन के आइडेंटिफाई करिए और उनको एक ऐसी मुहर लगाइए, या तो इंडिलाइबल लिंक से इनका पूरा बोर्ड लगा दीजिए कि वो हर जगह दिखाएं कि तो भैया ये तो इंडिलाइबल लिंक है, ये बांग्लादेशी है। और उसके बाद ठीक है, यू कैन स्टे इन दिस कंट्री, यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड, पर खबरदार से अगर कोई ज़मीन खरीदी तो वो ऑटोमेटिकली निरस्त माना जाएगा, और अब वोट कभी वोटिंग बूथ के पास मत जाना। मैं एक्चुअली इस इशू पे बहुत तब परेशान हुआ कि मेरी 2 वीडियो सर यूट्यूब से ना डिलीट हो गई। मुझे नहीं समझ आया क्यों हुई। तो वो दोनों जो वीडियो थी उसमें मैंने कहानी बताई थी। वो कहानी थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद सर मल्टीपल रेड्स चल रहे हैं NIA के, अलग अलग एजेंसीज के। वो रेड में बार बार कुछ स्पाई पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के, कुछ पाकिस्तान के स्पाई पकड़े जा रहे हैं, या पाकिस्तान, ये बहुत खबर में आता है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ज्यादा। तो मैं ये सोच रहा था जस्ट कि अगर पाकिस्तान की औरतें या मर्द यहाँ पे शादी कर सकते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब हो रहा है ना, उधर की औरत है वो यहाँ रह रही है कुछ दिन के लिए, कोई सार्क का वीजा लगा के, बांग्लादेशी इलीगल्स जो कि अब पब्लिक फिगर है कि नोएडा, गुड़गांव, हर जगह, वेस्ट बंगाल की हालत खराब है, तो हर जगह अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रह सकते हैं, तो ये तो इंटरनल सिक्योरिटी में एक तरीके से सेंध है। सेंध तो इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी ज़्यादा है, क्या कहें। अब ये हम बांग्लादेशी की बात करते हैं, रोहिंग्या की बात करते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अनट्रेस्ड एक कैटेगरी अनट्रेस्ड पाकिस्तानी नेशनल्स, अनट्रेस्ड पाकिस्तानी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। वो मतलब घुसे और गायब, घुसे, वीज़ा लेके घुसे, उसके बाद वीज़ा आपका है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कुछ है, वो तो डिसअपियर हो गए। और मुसलमान इस देश में इतने ज़्यादा हैं कि आप मतलब फिश इन वाटर आप हो जाइए, पता नहीं ये मछली कहाँ गई इस पानी में, गायब हो गई। और उसको छिपाने के लिए लोग तैयार हैं, उसका नाम बदलने के लिए तैयार हैं, उसका फर्जी आइडेंटिटी दे के उसका कार्ड बनाने को तैयार हैं लोग। तो वाई आवर दिस इंटरनल सिक्योरिटी इज डूम्ड। ये एक एरिया में देखता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप कुछ भी कर लें, इसको आप
कोई सोल्यूशन नहीं है इसका? इस सोल्यूशन तो देखिए मैं मानता ही नहीं, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। नहीं, समाधान हर समस्या का, बस समाधान मतलब ये नहीं कि 100% नहीं कर सकते, बट इफ़ यू शो द विल एंड द डिटर्मिनेशन, अगर आप किसी समस्या को 60% भी सॉल्व कर देते हैं तो मैंने कहा चलो बहुत, इतना भी बहुत है, बजाय इसके कि अब डूबते उतराते रहे 80-90% में। तो ये तो हो ही सकता है। मैं वाई कांट यू आइडेंटिफाई देम? देखिए पुलिस, देखिए हिंदुस्तान की पुलिस ऐसी है, मैं बता दूं, इसको अगर फर्म डायरेक्शंस मिले तो ये कोई काम ऐसा नहीं जो ये नहीं कर सकती। तो दिया तो था एमएचए ने क्लियर कर दिया। एमएचए पता हर जगह तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है ना। ओके। हाँ, तो हर स्टेट उसको अलग अलग अहमियत देती है। कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं पुलिस कर सकती है। भाई पंजाब का आतंकवाद तो मतलब मुझे तो एक लीगल लूप होल मिल गया ना सर आपकी कंट्री, मैं कह रहा हूँ मैं पाकिस्तान, मेरे को तो लूप होल मिल गया ना आपकी कंट्री को परेशान करने का आराम से, कि आपके फेडरल स्ट्रक्चर को यूज करके मैं इलीगल इमिग्रेशन डालूंगा। 2-4 गवर्नमेंट्स में ऐसी सरकार होगी ही जो इनके वोट बैंक मजबूत होंगे। नहीं मतलब हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और आप कहाँ किस मुस्लिम आबादी में छिप जाए वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। और कितने एरिया देखिए, अभी भी मैं जब नौकरी करता था तो ये था कि कानपुर में फला मोहल्ला, वहाँ पाकिस्तान, वहाँ पुलिस जा नहीं सकती। अब ये क्या, अब नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ इतने कोई किसी को पकड़िएगा और 100 मुसलमान वहाँ आ जाएंगे, पुलिस पिट जाएगी। वहाँ अगर जाना है तो फिर इतनी तैयारी से जाइए कि भैया उतना झंझट कौन करे। तो ऐसे सिचुएशन कैसे टैकल करें? नहीं, ऐसे सिचुएशन को तो देखिए आप बीमारी को बढ़ने देते हैं, भाई ऐसे सिचुएशन को भी टैकल करना पड़ेगा। अब जब आप गोल्डन टेम्पल में घुस सकते हैं टैंक लेके, तो फिर यहाँ भी आप तोड़ ताड़ के घुस सकते हैं। फर्म एक्शन देखिए, फर्म एक्शन इस समय राष्ट्रीय हित में हिंदुस्तान में केवल एक ही प्रदेश में हो रहा है, वो है उत्तर प्रदेश में। अब नेपाल बॉर्डर में जो कुछ किया है कमाल है, मतलब योगी जी का, मस्जिदों से और जो जिस तरह से उन्होंने लाउड स्पीकर हटाया, कमाल है। मतलब किसी और प्रदेश में है। अब हैदराबाद जाइए, मैं हैदराबाद तो जाता रहता हूँ नेशनल पुलिस एकेडमी में लेक्चर देने, शाम को मैं वहाँ निकलता हूँ ज़रा टहलने के लिए। साहब वो जो टाइम जो होता है अजान का, मतलब इतनी कम से कम 100 मस्जिदों से एक साथ अजान जब चालू होती है लाउड स्पीकर से, तो ये लगता है कान बंद कर लो भैया, तो कान बंद करो, ये क्या हो क्या रहा है, कौन सा पागलपन है। खाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये हिम्मत थी कि लाउड स्पीकर से उतरवा दे। नेपाल बॉर्डर पे सिस्टमैटिकली लोगों को बसाया गया ना, बसाया गया। ये गोडबोले की रिपोर्ट में है। अच्छा, गोडबोले की रिपोर्ट में है, मस्जिद बन रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, संख्या दी हुई है। उस संख्या को मैंने अपने कई लेखों में कोट किया है। और उन्होंने अपनी एक पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि बहुत से मस्जिद ऐसे बने जिसमें तहखाने हैं। कहीं इसमें तहखाने क्यों? तहखाने मतलब बेसमेंट, स्टोरेज, अंडरग्राउंड। अच्छा स्पेस है। कहते हैं अंडरग्राउंड क्यों है ये? इसका मकसद को सही नहीं लगता है, हथियार रखने के लिए, छिपा बिल्कुल नहीं पता था सर ये तहखाने में अंडरग्राउंड बेसमेंट किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर के नीचे बना रखा है। क्यों? फॉर सम इमरजेंसी, कि भाई यहाँ लड़ने का सामान होना चाहिए, स्टोरेज ऑफ वेपन्स। ये सब गोडबोले की रिपोर्ट में था। पर सरकारें मतलब क्या करें, मतलब you can wake up a person who is sleeping, but you can't wake up a person who is pretending to be asleep, कहा जाता है ना। तो यहाँ तो pretending to be asleep है। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि given that you were talking about a very firm hand, तो what are those like key points जो firm hand, क्या decisions होते हैं ऐसी चीज में at the central level that and the local level that you need कि execution करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? और मतलब मैं पर्टिकुलरली एक ही चीज के बारे में कह रहा हूँ, जो इलीगल्स हैं और जो आपने एक दूसरा पॉइंट रेज किया कि अनट्रेसेबल है, तो व्हाट फर्म मेजर्स शुड इंडिया टेक? अनट्रेसेबल को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करिए, धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, बस 100 का नहीं पता चलेगा, 40 का पता चलेगा, 45 का पता चलेगा। पर एक बार जब ये 45 आदमी पकड़े गए तो बाकी जो 55 है उनमें खलबली जरूर मचेगी। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भारी से निकलेंगे या फिर वापस कहीं पाकिस्तान कम्युनिकेट करेंगे। जब ये रहता है कि सरकारी तंत्र ढीला है तो ये लोग बड़े आराम से रहते हैं। सरकारी तंत्र अगर पीछे पड़ जाए तो फिर जो आदमी गलत इरादे से हिंदुस्तान में, वो भी उसको भी खलबली, तो वो भी बेचैन हो जाता है कि यहाँ से वहाँ भागता है, इधर से उधर भागता है कि भाई एक जगह रहेंगे तो कहीं खबर मिले और पकड़ जाए। फिर वो भी अस्थिर हो जाता है, असहज हो जाता है, और वो मतलब जो जिस योजना के लिए आया शायद वो योजना नहीं उसकी पूरी होगी।
ये किस तो एक देखिए, जब एक बार डिटर्मिनेशन से काम होता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। पर जब ये है कि सरकार लुल्ल है, अरे इसको तो क्या है, किसी को पैसा खिला दो अपना काम चल जाएगा, ठीक है, तो चलो, पैसे की क्या कमी है। बट इन्हें मतलब सर सिस्टमैटिकली प्लान भी किया गया इनमें से कुछ लोगों को, जो अखबार में आता है स्लीपर सेल पकड़े गए। देखिए क्या होता है मतलब सर, थोड़ा एक बेसिक। देखिए ये सब चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिकली ये लोग करते हैं। हाँ। पर यह है कि जहाँ सरकारी तंत्र ढीला होता है वहीं ये बातें सफल होती हैं, बाकी जगह ये मतलब क्या होता है इसका बेसिक? स्लीपर सेल माने जैसे अब हम बैठे हैं यहाँ पे, हैं, हम पाकिस्तान के आदमी हैं, हमने अब 1 2 3 4 5 आदमी मिला लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको खूब पहले ब्रेन वॉश किया कि देखो हिंदुस्तान में ऐसा है वैसा है, यहाँ हमारा मुग़ल बादशाह थे और ये थे, और यहाँ नादिर शाह है, तैमूर लाए, सब ने इस देश पे राज किया, और बाबर से और बहादुर शाह जफर तक राज किया। ये तो अंग्रेज़ गए, उसके बाद फिर ये मुग़लों के हाथ में शासन आने चाहिए। ये कहाँ से कम वक्त हिंदू आ गए, और ये काफिर हैं, इनको तो आइडोलेटर्स हैं, कुरान में लिखा है कि इनको मार दो, या तो ये कन्वर्ट हो जाए या तो इनको मार दो। अब इस तरह का मैंने लेक्चर आपको 1 घंटे दिया और खूब कुरान कोट किया, हदीस कोट किया, हिस्ट्री को मिस इंटरप्रेट किया, सब कुछ किया, तो आप सब लोग यहाँ से बड़े इम्प्रेस होकर चले गए, भाई ये तो बात मौलाना साहब सही बात कर रहे हैं। तो अब ये आप एक सेल बन गया हमारा, अभी कुछ नहीं करना है, बस हमने आपको कन्वर्ट कर लिया। ज़रूरत पड़ेगा, अच्छा देखो हथियार रखो, कुछ एक्सप्लोसिव रखो, अपने घर में मत रखना, कहीं वहाँ छिपा के रखो, मस्जिद के बेसमेंट में रखो, किसी और घर के कहीं और छिपा दो, ज़मीन के अंदर छिपा दो, जंगल में कहीं गाड़ के रख दो, तुमको मालूम होना चाहिए, जब ज़रूरत हो तो निकाल लेना। आपके पास हथियार भी है, आपके पास मतलब विस्फोटक पदार्थ भी हैं, सब कुछ है, और आपसे कहा गया भाई देखो हमने तुमको ये किया, अब तुम 4 आदमी को तुम और करो, तो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता रहता है। अब एक स्लीपर सेल यहाँ बन गया, अब ना पढ़े लिखे लोगों का, अब ये आप अभी आप स्लीपिए, आप सोइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आप टीवी चलाइए, आप अखबार पढ़िए, आप जर्नलिस्ट हो जाइए, आप दुकान चलाइए, सब कुछ करिए, जब ज़रूरत पड़े तो आप अपनी नींद से उठिए, और तब आप एक्टिव होके वहाँ से हथियार उठाइए, वहाँ से ये करिए, और यहाँ आपको इसको मारना है, काम करिए। तो दिस इज स्लीपर सेल। नॉर्मल टाइम में आप यू आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन एंड सिटीजन ऑफ द कंट्री, और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये तो आदमी दूध बेचता है, रोज़ हमारे यहाँ अखबार बेचता है, दूध बेचता है, फल सब्जी बेचता है, अच्छा भला आदमी है, और सही दाम में देता है, अच्छा सामान देता है, पर अंदर अंदर वो तो कन्वर्टेड आदमी है, और वो मौके पे वो हथियार उठा लेगा और आप ही को शायद गला काटेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 2 बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक ये कि एक बहुत बड़ा मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर था, एक नैरेटिव बनाया। दूसरा ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पाकिस्तान इज विनिंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक और तीसरी ऑब्जर्वेशन बहुत सारे कमेंटेटर्स कर रहे हैं कि इंडिया हैज वन द ऑपरेशन, इट हैज वन द वॉर, बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम कहीं पीछे रह गए। तो ये तीनों पे सर मैं थोड़ा आपका कमेंट। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर वाली बात तो अपनी जगह सही है, क्योंकि कहा जाता है 15 आदमियों का लोकल इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने कि आतंकवादियों को सपोर्ट किया। फिर अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी, उसमें से कम 2 पाकिस्तानी थे और इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, सब मिल रहे हैं अब। तो सवाल ये है, अच्छा घटना स्थल पे जो कुछ हुआ करीब 20 मिनट तक लोग कहते हैं चलता रहा। भाई कंट्रोल रूम की गाड़ियों का, नोएडा में मैं बता रहा हूँ, 6 मिनट कहते हैं हमारे रिस्पॉन्स टाइम। हाँ, 6 मिनट हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। अच्छा मतलब पहलगाम क्या, कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह लगी हुई हैं। अब पहलगाम में कितनी लगी हैं मुझे नहीं मालूम, पर 20 मिनट तक सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई रिस्पांस न होना, ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य और निराशा दोनों ही। इमीडिएट रिस्पांस। हाँ, कि भाई हम कहते हैं अगर 10 सिपाही भी पहुंच जाते, 5 सिपाही भी पहुंच जाते, 10 गोली भी चलाते, तो कुछ तो होता कि भाई एक मारा गया, एक तो मारा जाता, कोई नहीं मारा गया, और फिर उसके बाद कोई पकड़ा भी नहीं जाता। अरे भाई, आप पहलगाम से वो पाकिस्तान भाग गए, आपके पास बोल रहे हैं वो उनके स्पेशल फोर्सेस। भाई स्पेशल फोर्सेस के तो पंख तो नहीं लगे ना, आए तो पैर ही से भागेंगे। पैर से भागा, आप हेलीकॉप्टर है, आप हेलीकॉप्टर से 4-5 हेलीकॉप्टर जाए एरिया में, सारा रेकी करें कहाँ है। बॉर्डर पे आप कहते हैं बॉर्डर पे आपका सब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडियन आर्मी सब लगी हुई है, कैसे निकल गया भाई वो 4 आदमी?
मतलब इंटेलिजेंस का फेलियर भी है, फिर फॉलो अप एक्शन लेने में भी कहीं ढिलाई जरूर है। एक तो ये है। अब दूसरी बात आपने पूछी, इसका जीडी बख्शी साहब कह रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि पर्सनल में हमने कमी की है। पर्सनल नहीं, वो तो देखिए हिंदुस्तानी फौज में कमी की बात कहते हैं, वो बात अपनी जगह सही है। कि हमने अपने जो ग्रिड है उसमें कम लोग लगाना शुरू कर दिए। भाई ग्रिड को छोड़ो भैया, पुलिस के आदमी होते हैं, पुलिस भी तो है वहाँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है। कमाल है भाई, इंडियन आर्मी का काम थोड़ा, इंडियन आर्मी काम तो लड़ने का काम है, इंडियन आर्मी काम सर्वेलांस का या वॉच रखने का थोड़े है। ये काम तो लोकल इंटेलिजेंस का काम है, लोकल पुलिस का काम है, लोकल वहाँ पे जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है, जिस फोर्स की भी टुकड़ी हो, इन लोगों का काम है। और किसी भाई जो भी टुकड़ी रहती है, अगर 4-5 आदमी हथियारबंद पहुँच जाते तो कुछ तो कार्रवाई होती। 1-2 आदमी तो मारते ही है, एक आदमी भी मारा जाता, एक कसा भी मारा जाता, चलो पकड़ा तो गया, उसकी तलाशी ले तो उससे बहुत सारी बातें मालूम हो जाती, ये कौन था, इसकी आइडेंटिटी क्या है। चारों आदमी गायब हो गए, जैसे मतलब अंतर्ध्यान हो गए, पंख लगा के कहाँ चले गए। तो ये यहाँ का फेलियर तो था ही। और दूसरी बात, आपने फॉरेन पॉलिसी की फेलियर, देखिए फॉरेन पॉलिसी का कोई फेलियर नहीं है। फॉरेन पॉलिसी ऐसा है कि अपनी जगह सब सही है, और डेलीगेशंस जो विदेशों में भेजे गए इस भी बड़े अच्छे थे, और बड़े मतलब मोदी जी की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने अपोजिशन से भी अच्छे लोगों का चयन किया, ये उनकी तारीफ़ करूँगा। और थरूर का तो इस्तेमाल अभी भी वो कर रहे हैं, आज थरूर रशा गए हैं। हाँ, रशा को क्या मिशन है ये हम किसी को नहीं मालूम, पर आज ही कहा कि घंटे भर मोदी जी से बात हुई और उसके बाद वो हवाई जहाज़ से रशा चले गए। तो इस तरह से मोदी जी ने अपोजिशन के लीडर्स का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। और फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट तो देखिए अपना होता है। और जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद में तो सब आदमी आपका सपोर्ट करेंगे, और कोई कि हाँ आतंकवाद से लड़ना है सबको। पर इस बार तो हमने ऐसा किया ना कि मतलब कार्रवाई ऐसी करी कि आतंकवादियों से लड़ने के बजाय हमने कहा कि ये तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और नाउ विल अटैक देयर टेररिस्ट कैंप्स। दैट टू इन पंजाब तो ये तो नई चीज़ थी, ये आज तक नहीं हुई है। किसी देश ने आज तक ऐसा नहीं किया है कि भाई आपके पास टेररिस्ट अटैक हुआ हो तो आपने दूसरे देश पे हमला कर दिया हो। तो पहले हिंदुस्तान ने एक नई मिसाल की है। अभी बाकी देशों को इसको हजम करने में ज़रा टाइम लगेगा। और ठीक है, कोई फॉरेन पॉलिसी कोई फेलियर मैं नहीं मानता। और नैरेटिव तो भाई पता नहीं, इन्फॉर्मेशन वारफेयर तो देखो, पाकिस्तानी झूठ बोलने में, या तो झूठ बोलने में वो आपसे ज़्यादा तेज हैं, ये कह सकते हैं। हमारे आदमी कहानियां बनाने में हमारे लोगों ने भी काफी खूब बनाया कि साहब कराची पे हमला हो गया, ये हो गया, वो पता नहीं क्या हो गया। और मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हो गया कि हमारे 2 हवाई जहाज मारे गिर गए हैं, वो भी सब फर्जी था। तो झूठ हमारे भी आदमी बोलते हैं, उनके आदमी बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं झूठ बोलने में पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा तेज है। चलिए ये क्रेडिट उनको दे दीजिए, हमें इससे कोई अफसोस नहीं। तो ऑल इन ऑल इट वॉज ए सेटिस्फैक्ट्री, आई मीन इट वॉज ए गुड ऑपरेशन। बस हमें एक चीज़ से जो थोड़ा सा निराशा हमें अपनी तरफ से है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था, और शायद हो नहीं सकता था। पता ही था मारेंगे। हाँ, उनको मालूम था। रोज डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि अब 2 दिन में हमला होगा, 3 दिन में हमला होगा, नहीं अब 24 घंटे में हमला होगा। अब ठीक है, उनका कैलकुलेशन गलत हो गया, पर हमला हुआ, और ये अपने टाइम से हुआ। एलिमेंट ऑफ, देखिए किसी ऐसी लड़ाई में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर आप बनाइए तो आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, एक बात। दूसरी बात, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमसे टेक्निकल मिस्टेक हो गई, जो ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू दिया। हाँ, इन्होंने सिंगापुर में जो इंटरव्यू दिया, वो मुझे लगता है बिल्कुल अनप्लान्ड नहीं, मतलब वो हमें लगता है बहुत सीधे आदमी हैं, और बहुत सीधा होना तो अच्छी बात है, पर प्रेस से कैसे बात करना चाहिए, नहीं प्रेस से कैसे बात करना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। देखिए हमने तो प्रेस से बहुत निपटे हैं, और एक ऐसा कैसेट है, पुराना कैसेट है न्यूज़ ट्रैक का, जब मैं डायरेक्टर जनरल BSF था, वो न्यूज़ ट्रैक इसी ह्यूमन राइट्स पे है। तो न्यूज़ ट्रैक का ये शुरू करता है कि इस विषय पे हमने बहुत कोशिश की, पर कोई हमसे बात करने के लिए नहीं तैयार हुआ। अच्छा। तो ह्यूमन राइट्स उस समय नया चला था, और भारत सरकार ह्यूमन राइट्स से बड़ी डिफेंसिव थी। अच्छा। तो ये मतलब जर्नलिस्ट यही कहता है, हमने न्यूज़ ट्रैक, मतलब मैंने बहुत सारे अफसरों से हमने संपर्क किया, पर नहीं किसी ने हमसे आज इस विषय पे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। केवल हमको DG BSF प्रकाश सिंह मिले हैं, इसलिए हम सब उन्हीं से बात करेंगे। तो वो कुछ स्लाइड दिखाते थे, फिर मेरे कमेंट लेते थे, कुछ स्लाइड देते, मेरे कमेंट, आधे घंटे यही है। There is a full news track cassette on this. बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी जो
जिसमें वाइस एडमिरल प्रमोद वगैरह, जो धमकियां वहां से निकली है ना, हाँ। जब आर्म्ड फोर्सेस के अच्छा, हाँ, अच्छा, वो ठीक था। जो नहीं, वो लोग वो ज़्यादा होशियार हैं। आखिर वो एयर का जो आदमी है, क्या नाम था, भूल रहे हैं, उससे पूछा क्या कितने हथियार, कितने एयर मार्शल, वाइस एयर मार्शल भारती, हाँ, भारती, उनसे जब पूछा गया कितने हवाई जहाज का नुकसान हुआ, उनका हवाई जहाज का नुकसान हुआ, पर ये देखिए किसी लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, किसी कॉम्बैट में लॉस होगा और कितना होगा वो मैं अभी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है। सर तो इतना सारा मतलब इंटेलिजेंस में काम किया, नेशनल सिक्योरिटी में काम किया, फिर बुक्स का टाइम कब मिला सर? रिटायरमेंट के बाद। और पहले, उससे पहले कुछ नहीं, उसके पहले तो केवल एक किताब लिखी थी, क्योंकि सर्विस में लिखने में प्रतिबंध था, आप एज ए सर्विंग ऑफिसर। बल्कि आपने ये पूछा तो देखिए, नक्सलाइट, दिस इज ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, ये आपने मेरे को यही बताया ना कि दिस इज योर लाइफ। ये हमारी मतलब 20 साल की स्ट्रगल है, इसमें हमने समराइज इसलिए कर दिया कि भाई मैंने इतना संघर्ष किया है, अब आगे अगली पीढ़ी इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये देश को आगे ले जाने। हाँ, तो इसे पढ़िए और इसके ऊपर वीडियोस बनाइए, इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करिए। सर का लाइफ कंट्रीब्यूशन है ये हमारा, तो दिस इज माय बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन पोस्ट रिटायरमेंट। सर ये जो है अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स, इसमें मैं सबसे बढ़िया चीज मुझे जो ऊपर में मैंने आपको बोला, हाँ, कि पीछे प्रकाश सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्रोफेशनल्स दैट इंडियन पुलिस हैज एवर प्रोड्यूस्ड। अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। So Prakash Singh is an icon. He has done so much for the country. Dr. Manmohan Singh. Just लिखा पढ़िएगा। अच्छा, if India can still hope, it is because there are men like Prakash Singh in the Indian Police. Founding Director General of BSF. अच्छा, Julio Ribeiro साहब, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि we have read your, कि आपका PIL used to quote you. So this book is about. This book is a summary of all that I have done. This book is divided mainly in two parts. एक तो 30 साल सर्विस के और 30 साल रिटायरमेंट के। अच्छा। बराबर बांटा है मैंने। अच्छा। ये नहीं कि मैंने सर्विस को ज़्यादा। As a citizen, so after citizen also you worked in internal security only. पूरा नक्सल। जो हमारे विषय जिसकी जानकारी हमें थी, मतलब 30 साल हमने जहाँ संघर्ष किया, उसी का निचोड़ है सब। तो मैं आज पूछा नहीं, बट सर कभी और आपसे टाइम लूंगा। बट सर आप नक्सल मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग सर्विस? नहीं, ड्यूरिंग सर्विस तो ज़्यादा नहीं थे। आफ्टर सर्विस? ड्यूरिंग सर्विस भी थे, जब नक्सलों के विरुद्ध जब पहला अभियान चला था, ऑपरेशन स्टीपल चेज 1971 में। अच्छा। उस समय मैं IB में था, और ऑपरेशन स्टीपल चेज की रूपरेखा बनाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। That was the first operation against Naxals. I will repeat it again. जहाँ पे प्रॉब्लम थी सर, वहाँ पे आप थे। The Naxalite movement in India. नहीं, इस किताब के लिए मैं इसलिए और ज़्यादा, मतलब why I feel proud of this book. Sir. I waited 20 years to write this book. क्योंकि नक्सल मूवमेंट हमने देखा, स्टडी किया, मेरे दिमाग पे भी असर पड़ा उसका। अच्छा, कैसा असर? मतलब इस मूवमेंट में भी कुछ लेजिटिमेसी है, ऐसा नहीं कि एकदम बकवास है। अच्छा। और इस मूवमेंट ने ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं जिसकी टक्कर का आपको पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं मिलेगा। लीडर्स? अब चारू मजुमदार था, 1 रुपया उसने नहीं कमाया, सारे हिंदुस्तान में इधर से उधर घूमता रहा, सब जगह चिनगारी लगाई उसने। तो खुद क्या था उसके पास? कोई उसने संपत्ति नहीं अर्जित की। अच्छा। कोई उसका अल्टीरियर मोटिव उसके देश में, उसके दिमाग में केवल देश के गरीबों को उठाने, मतलब जो क्लासेस डाउन ट्रॉडेन उनको उठाने का था। या एक थे पटनायक, नागभूषणम पटनायक थे, उड़ीसा के वकील थे, वो सारे नक्सलाइट्स के मुकदमे फ्री करते थे, फटे हाल रहते थे। उनको पार्वतीपुरम कॉन्स्पिरेसी केस में उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई, उनको सेंटेंस टू डेथ। उनसे कहा गया भाई तुम मर्सी पिटीशन लिख दो, हम प्रेसिडेंट से माफ़ी करवा देंगे। कहने मर्सी पिटीशन में नहीं लिखूँगा, और नहीं लिखा। सोचिए, आदमी जिसको फांसी की सज़ा हुई है उससे कहा जा रहा है कि सब बातें तय हो गई हैं, तुम बस मर्सी पिटीशन पर साइन कर दो, हम तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने जो किया वो सही किया। फिर बिना मर्सी पिटीशन की किसी तरह से उसको फांसी नहीं हुई। ऐसे आदमी पार्लियामेंट मिलेगा? एक आदमी ऐसा खड़ा कर दिया जिसको कहा कि
फांसी पे चढ़ जाओ बेटा या मर्सी पिटीशन पे साइन कर दो। भाई मर्सी पिटीशन नहीं, सब पे पूरे रामायण पुराण सब पे साइन करा लो, पर हमें जान बख्शो हमारी। ऐसे ऐसे आदमी थे इस मूवमेंट में। तो इस मूवमेंट से मुझे भी लगा कि भाई इसमें अच्छा सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ये कॉलेज के सब लड़के पढ़े लिखे लड़के जिनका भविष्य है, कल को IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, भविष्य छोड़ के ये चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं, कोई बंगाल चला गया, कोई उड़ीसा चला गया, कोई बिहार चला गया, कोई MCC में ज्वाइन कर लिया। मतलब क्यों चले गए आखिर? ये लड़के होनहार लड़के थे, पढ़े लिखे लड़के थे, कोई कुछ तो बात थी इस मूवमेंट में। तो उस जो बात थी वो मुझको भी प्रभावित की। ठीक है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ और नक्सली जो हिंसा कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं जाऊँगा, पर ये बात मेरे दिमाग में बैठी और मैंने कहा कि मैंने बस IB छोड़ा तो मेरा नक्सल डेस्क मेरा काम ख़त्म हो गया। नक्सल डेस्क में देखता था, तो मैंने कहा मैं इस पर मुझे जो लिखना है वो मैं सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर लिख ही नहीं पाऊँगा, सरकार उसको परमिशन नहीं देगी। आई वेटेड फॉर 20 years ऑफ माई रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट मेरा 31 जनवरी को होता है। मैंने कहा प्रकाश सिंह बेटा एक दिन का रेस्ट कर लो, 1 फरवरी को, 2 फरवरी से मैंने लिखना शुरू कर दिया। पहली किताब रिटायरमेंट बाद यही थी, क्योंकि मैं इसको तो आजकल अर्बन नक्सल बड़ा ये क्या है? किसी को रन डाउन करने के लिए ये सब फ्रेज निकाला है। अर्बन नक्सल क्या है, जो शहर में बैठे हैं और नक्सलाइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर, देखो ऐसे नक्सल मूवमेंट बहुत बहक गया है। अब ये इसके जो शुरुआत में जो इसके पीछे थोड़ा सा मतलब सेल्फलेस मोटिवेशन था वो ख़त्म हो गया है। अब नाउ इट हैज़ टेकन ए डिफरेंट टर्न। तो अर्बन नक्सल इज अ रियलिटी और लाइक अर्बन नक्सल इज अ रियलिटी, बट इट शुड नॉट बी अ पेजोरेटिव टर्म। भाई शहर में जो रहता है और नक्सलाइट आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता है वो अर्बन नक्सल है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।